अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलमान हमीद। आज हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 15 कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान में से इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे आज। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो सबसे पहला पैराग्राफ है आपकी बुक का, उसके अंदर हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया। तो हिस्ट्री में जो मेजर पॉइंट्स हैं उसे हम देखते हैं। हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया है, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो वहाँ पर लिखा गया है कि 1947 से लेकर ऑलमोस्ट 55 ईयर्स की जितनी भी हिस्ट्री है उसके अंदर पाकिस्तान एग्रीकल्चर से सेमी केमिकल इंडस्ट्रियल स्टेट के ऊपर आ चुका है। तो ऑर्गेनाइज टू सेमी केमिकल स्टेट के ऊपर सबसे पहले हमने इंडस्ट्री को डेवलप कर लिया। अब सेमी केमिकल इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर हमारे पास मेजरली तौर पर आयरन है, फर्टिलाइजर है, सीमेंट है और पेपर इंडस्ट्री है। मेजरली तौर पर फर्टिलाइजर को इस चैप्टर में, सीमेंट इंडस्ट्री को और पेपर इंडस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ और भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कॉटन की है, वुल की इंडस्ट्रीज वगैरह हैं। तो अब हम आते हैं अर्लियर हिस्ट्री की तरफ। तो अर्लियर हिस्ट्री के अंदर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया है। सो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अर्लियर हिस्ट्री में देखते हैं तो सिंस 5000 BC, 5000 BC से मुराद यह है कि बिफोर द कैलेंडर ऑफ द क्रिश्चियंस, उससे पहले चाइनीज यूज करते थे एनिमल मैन्योर। एनिमल मैन्योर को उन्होंने पौधों के अंदर और खेतों के अंदर डालने के बाद ये ऑब्जर्वेशन की कि इसके डालने के बाद उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। सो एनिमल मैन्योर बेसिकली क्या होता है, ये असल में एक ऑर्गेनिक मैटर है जो फीसिस और यूरिन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। सो इससे क्या होता है, इससे जैसे कि मैंने पहले बताया फील्ड्स, खेतों और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उन्होंने ऑब्जर्व किया। सो इसके फिर डेफिनेशन की तरफ आकर हम इसे देखते हैं। फर्टिलाइजर आर सब्सटेंसेस एडेड टू सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहां पर बता देते हैं, जितना यूजुअली तौर पर, जनरली तौर पर यह देखा जाता है, जितना एक फसल का वेट होता है उतना जनरली तौर पर उसके न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट होती है। तो एज यू नो दैट कि जमीन है और वहां पर फसल डेवलप हुई है तो फसल का कुछ वेट होगा, तो वो वेट जनरली तौर पर ये कंसिडर किया जाता है कि वो न्यूट्रिएंट को जमीन से ऑब्जर्व करने के बाद आता है। सो एक ईयर के अंदर फसल खत्म हुई तो हमने फिर कल्टीवेट करके दोबारा जब फसल डेवलप की है तो वो जमीन से, अंडरस्टूड बात है, न्यूट्रिएंट्स लेगी, तो फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी को कंप्लीट करने के लिए हम किसको ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर को। और फर्टिलाइजर जो हमने यूजुअली देखा वो एनिमल मैन्योर है। तो फिर एक दफा डेफिनेशन को मैं करूंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। फर्टिलाइजर आर सब्सटेंसेस एडेड टू सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। अब आपको पता चलेगा कि मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, और जनरली तौर पर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये जनरली तौर पर हमारे पास इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन के अंदर जिस इंडस्ट्री को हमने डिस्कस किया वो हमारे पास फर्टिलाइजर थी। अब नेक्स्ट आते हैं हम न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। एग्जाम के अंदर स्मार्ट सिलेबस में यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और जनरली तौर पर न्यूट्रिएंट्स पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्मेशन में पूछा जाता है। और अगर आप एक्सरसाइज में भी देखेंगे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट है न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। ये न्यूट्रिएंट्स 2 या 3 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली तौर पर ज्यादातर इसका डिफरेंस आता है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं।
मैक्रोन्यूट्रिएंट से मुराद जो ज्यादा मिकदार के अंदर रिक्वायर्ड होंगे, तो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। जनरली तौर पर कितनी मिकदार के अंदर रिक्वायर्ड होंगे? सो 5 to 200 kg पर एकड़, तो 5 से 200 kg पर एकड़ हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ये पर एकड़ जमीन के एरिया को कंसिडर किया गया है। अगर पर एकड़ को आम जबान में समझाने के लिए बात की जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 160 मरले या फिर 8 कनाल के इक्वल होता है। सो 5 to 200 kg फॉर पर एकड़ रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर जनरली तौर पर 9 आपके पास हैं एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये तो हमें याद हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, और लास्ट के ऊपर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी बुक ये एक्सप्लेन करती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के ऊपर है। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर आते हैं, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, और इसकी अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड हमें चाहिए होती है? 6 to 200 ग्राम्स पर एकड़ हमें इसकी अमाउंट चाहिए होते हैं। एक यहां पर जनरली बात कि 6 to 200 ग्राम्स, तो पहले जमीन का सर्वे किया जाता है और फिर जो आपने फसल उगानी होती है उसके मुताबिक फिर हम 6 to 200 ग्राम्स पर एकड़ के लिए अमाउंट लेते हैं। इसके अंदर आता है बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोराइड। तो अगर जनरली देखें तो ये 7 एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं। ये ट्रेस एलिमेंट्स भी कहलाते हैं क्योंकि ये कम मिकदार के अंदर हमें रिक्वायर्ड होते हैं। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, इनकी अगर मिकदार ज्यादा कर दी जाए तो ये प्लांट को नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और फिर उससे फसल और प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आगे जाके हम फिर इसे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। एक फर्टिलाइजर के लिए कौन कौन सी एसेंशियल क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती हैं? एग्जाम के अंदर ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्मेशन में आता है। सो एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ फर्टिलाइजर के लिए कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से तैयार करने। तो क्या क्या पॉइंट्स है? न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी रेडली अवेलेबल। न्यूट्रिएंट्स इजीली अवेलेबल होना चाहिए प्लांट्स को। इससे मुराद ये है कि आपने एक फसल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए हैं और वो उसे अवेलेबल ही नहीं है, वो उसे जल्दी अवेलेबल नहीं है, वो उसे 6 माह बाद या 8 माह बाद अवेलेबल होते हैं। आप फील्ड पर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अगर अप्लाई करते हैं तो उसे जल्दी से अवेलेबल होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी रेडली अवेलेबल, freely soluble in water and soil, as we know that कि प्लांट जनरली तौर पर वाटर के जरिए ही एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स को लेता है। तो ये इजीली सॉल्युबल होने चाहिए हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर। शुड नॉट बी इंजीरियस टू प्लांट्स। इंजीरियस टू प्लांट से मुराद ये है कि प्लांट्स के लिए ये खतरनाक ना हो। शुड बी चीप, ये सस्ते होने चाहिए, ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल लेवल्स के ऊपर जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो 2 काम उसके अंदर सोचे जाते हैं। एक, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा की जानी चाहिए, और सेकेंडली वो सस्ती होनी चाहिए प्रोडक्शन के लिहाज से, तभी इंडस्ट्री कोई भी कायम रहती है, अदरवाइज वो इंडस्ट्री कायम नहीं रहती। तो जो आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वो शुड भी चीप होना चाहिए। स्टेबल, अवेलेबल फॉर लार्ज टाइम, तो स्टेबल होना चाहिए और लार्ज टाइम तक अवेलेबल होना चाहिए। स्टेबल से मुराद ये है कि ये किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट ना कर लें। जो हमने न्यूट्रिएंट्स डाला है वो एसेंशियली तौर पर प्लांट को मिले और वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। शुड नॉट ऑल्टर पीएच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए जब भी आप कोई फर्टिलाइजर को डालें। अगर आप फर्टिलाइजर को डालते हैं तो वो पीएच को चेंज करता है, तो फिर आपकी फील्ड की ग्रोथ नहीं होगी। तो यहां पर मैं ना एक इंटरेस्टिंग बात भी आपको बताता हूं। पोटैटो की अगर आप फील्ड को देखते हैं तो उसकी जो पीएच होती है जिसके ऊपर पोटैटो डेवलप होता है जनरली तौर पर, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लें तो वो 5.6 to 6 होती है।
अगर इससे कम या ज़्यादा पीएच कर देंगे तो पोटैटो की फील्ड जो है वो डेवलप नहीं होगी, उसका खेत डेवलप नहीं होता। नेक्स्ट आ गया बाय रेन या H2O, एक ही बात है, इनटू शुड चेंज इनटू एसेमिलेटेड फॉर्म। ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को ही मिक्स करके ये पॉइंट एक्सप्लेन किया गया। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी वाटर आता है तो ये एसेमिलेटेड फॉर्म के अंदर क्या होना चाहिए, चेंज मींस के अवेलेबल होना चाहिए प्लांट्स को, ये ना हो कि कंजेस्टेड हो जाए या किसी के साथ रिएक्ट कर जाए। तो ये एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर या एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ फर्टिलाइजर एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आता है, तो इसे अच्छे तरीके से देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। तो नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर भी पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्मेशन में पूछा जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर बुनियादी तौर पर 3 है, एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, एक फास्फोरस फर्टिलाइजर है और एक पोटेशियम फर्टिलाइजर है। हम तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारी बुक ने जनरली तौर पर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के बेनिफिट्स को एक्सप्लेन किया है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अर्लियर स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्रोटीन का। ग्रीन कलर इंडिकेट होता है इसकी वजह से, और ये यील्ड को इनहेंस करता है और क्वालिटी ऑफ प्लांट को इंप्रूव करता है। सो इसलिए हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर किस फॉर्मेशन में यूज होता है, अमोनिया NH3 नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को देखते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अमोनिया के अंदर 82% नाइट्रोजन है। तो ये पॉइंट को अच्छी तरीके से देखिएगा, एग्जाम के अंदर MCQs की फॉर्मेशन में आता है। 82% नाइट्रोजन है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है 6 इंच डीप इनटू द सॉइल। याद रखिएगा ये जनरली तौर पर ना पाकिस्तान के अंदर कम इंजेक्ट किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर ये प्रोसेस नहीं किया जाता, ये बाहर की कंट्री में ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या होता है, कंडेंस किया जाता है, इसे बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर लेकर आया जाता है। लिक्विड फॉर्म के अंदर लेकर आने के बाद सॉइल के नीचे 6 इंच तक जाने के बाद इसे इंजेक्ट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो ये सॉइल में फैलता है और उसके ज़रिए पूरी सॉइल के अंदर आ जाता है। अगर फर्ज करें आप ऊपर की सतह के ऊपर इसे फैला दें, तो ऊपर की सतह पर फैलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, फौरन ही अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो स्टेट चेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। तो इसीलिए इसे किसके अंदर 6 इंच डीप इनटू दी सॉइल के अंदर किया जाता है। तो मैंने लिखा हुआ है टू अवॉइड सीपिंग आउट, ताकि वो सीप आउट ना हो जाए। ऑल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सॉइल को एसिडिक बनाते हैं, इसीलिए जब भी आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को डालते हैं तो साथ में आपको चूना भी ऊपर फेंकना होता है, जिसे कहते हैं एडिशन ऑफ लाइम एट रेगुलर मटेरियल, ताकि वो एसिडिक नेचर ना हो। क्यों एसिडिक नेचर ना हो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए, इसके सामने पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है कि पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आप चूने को भी ऊपर स्प्रे करते हैं, एडिशन ऑफ लाइम एट रेगुलर इंटरवल। तमाम जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं वो एसिडिक सॉइल को करते हैं, एक्सेप्ट कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। सो इसमें से 2 ग्रुप 1A के एलिमेंट है नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, और एक ग्रुप 2A का एलिमेंट है कैल्शियम। नाइट्रेट्स इनके सॉइल को एसिडिक नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूरिया। तो अब हम यूरिया फर्टिलाइजर को डिस्कस करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो यूरिया फर्टिलाइजर बुनियादी तौर पर इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो आइए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपने हाइड्रोजन गैस को और कार्बन डाइऑक्साइड को डेवलप करना है। जब आप हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डेवलप करते हैं तो फिर आपने प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया करनी है NH3, जैसे कि आप हाइबर प्रोसेस में पहले भी पढ़कर आए हुए हैं। प्रेपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट करना है, और अमोनियम कार्बामेट करने के बाद देन हम आगे यूरिया की प्रिपरेशन करेंगे। तो आए जरा इसको देखते हैं सिंपली तौर पर। 6 स्टेप के अंदर यह प्रोसेस होता है जनरली तौर पर। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया,
और प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया की हाइपर प्रोसेस के जरिए। तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड है और आपके पास अमोनिया है, दोनों गैसियस फॉर्म के अंदर होंगे। इन दोनों का रिएक्ट करवाया तो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट आ गया। इसमें कंसंट्रेशन देखिएगा कि 1 मोल आपने कार्बन डाइऑक्साइड का लेना होता है और 2 मोल याद रखिएगा आपके पास किसके होते हैं, अमोनिया गैस के। सो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट आ गया। अमोनियम कार्बामेट की डिहाइड्रेशन की जाती है। तो जब आप डिहाइड्रेशन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट इसे देते हैं, हीट देंगे तो क्या होगा, इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये आपके पास यूरिया की शक्ल के अंदर आ जाएगा। अब ये यूरिया आ गया आपके पास। अब इसकी एवेपोरेशन करते हैं, क्योंकि यूरिया के आपने कंसंट्रेशन को हासिल करना है। तो एवेपोरेशन बुनियादी तौर पर 2 स्टेप के अंदर होती है। पहले स्टेप के अंदर हीटिंग विद स्टीम अंडर वैक्यूम। तो जब आप हीटिंग विद स्टीम अंडर वैक्यूम करते हैं तो आपके पास मेल्ट यूरिया आती है और मेल्ट यूरिया 99.7% होती है। यहां पर 2 चीजें आपको समझने की जरूरत है कि सर हमने कंसंट्रेशन हासिल करनी है यूरिया की, तो क्वेश्चन ये है कि हीटिंग विद स्टीम अंडर वैक्यूम क्यों कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों जरा देखिएगा, हीटिंग तो इसलिए करें ताकि एवेपोरेशन हो। विद स्टीम क्यों कर रहे हैं? विद स्टीम इसलिए कर रहे हैं कि ये किसी के साथ और रिएक्ट ना कर जाए, इसीलिए, क्योंकि हमें तो यूरिया चाहिए। तो हीटिंग विद स्टीम अंडर वैक्यूम, तो वही बात, अंडर वैक्यूम इसलिए किया जा रहा है ताकि ये किसी के साथ रिएक्ट ना करे। अब एवेपोरेशन जब आपने करवाई, क्योंकि आपने हीटिंग विद स्टीम अंडर वैक्यूम करवाया, तो मेल्ट आपके पास यूरिया आया है वो जो 99.7% है। तो ये 99.7% जो यूरिया है इसे आप प्रेलिंग की शक्ल में हासिल करते हैं। तो प्रेलिंग बुनियादी तौर पर क्या होता है, ये ना दाने होते हैं आपके पास। अब क्वेश्चन इज दैट के दानों की शक्ल में हम क्यों हासिल करते हैं, हम बड़े बड़े जो पत्थर की शक्ल में क्यों नहीं हासिल करते। तो क्वेश्चन इज दैट कि आपके पास अगर ये पाउडर शक्ल में हो तो पाउडर शक्ल में आपको पता है कि आप फील्ड के ऊपर डालेंगे तो वो वहां से उड़ जाए, और अगर बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में हो तो फिर भी फील्ड के अंदर अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए प्रेलिंग करवाई जाती है। तो प्रेलिंग बुनियादी तौर पर क्या होता है, आपके पास मेल्ट यूरिया होता है। मेल्ट यूरिया को आप ऊपर से फ्लो करवाते हैं और नीचे से एयर, कूल एयर को पास आउट करवाते हैं, उससे एक छोटे छोटे दानों की शक्ल में आता है। तो जितने अच्छे दाने होते हैं उतने अच्छे तरीके से फील्ड के अंदर स्प्रे हो जाते हैं। तो मैंने इसे प्रीलिंग का यहां पर लिखा हुआ है, स्प्रे एट प्रीलिंग टावर बाय मींस ऑफ प्रीलिंग बकेट कूल्ड बाय एयर यूजिंग अपवर्ड। तो हम एयर यूजिंग जब अपवर्ड करते हैं तो इसे ऑब्टेन करते हैं, और लास्ट के ऊपर इसकी क्या आती है, फिर आप पैकेजिंग कर लेते हैं और बैगिंग करके इसे क्या करते हैं, मार्केट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आप इसकी फ्लो शीट डायग्राम बनाना चाहें तो बड़ी सिंपल है। देखें, सबसे पहला स्टेप H2 एंड CO2, आफ्टर दैट प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया करने के बाद आपके पास क्या आएगा, अमोनियम कार्बामेट, और अमोनियम कार्बामेट की क्या करेंगे आप, डिहाइड्रेशन करेंगे और आपके पास यूरिया आ जाएगा। हमारी बुक ने फ्लो शीट के अंदर इसे डिकम्पोजिशन भी कहा हुआ है। तो डिकम्पोजिशन जब करते हैं, डिकम्पोज कर दिया, वाटर निकाल दिया, तो हमारे पास यूरिया आ गया, और यूरिया को क्या करेंगे आप, इसकी कंसंट्रेशन हासिल करेंगे और लास्ट के ऊपर प्रीलिंग करने के बाद पैकिंग और पैकेजिंग करेंगे, और हमारे पास ये फ्लो शीट डायग्राम की सूरत में भी हम इसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है अभी तक हमारे पास पेपर की स्कीम नहीं आई हुई, ये जनरली तौर पर एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में तैयार किया जाता है। तो यहाँ से बकाया शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे आप शॉर्ट क्वेश्चन या फिर इम्पॉर्टेंट या कि लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच।